Hello students, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami classes. दोस्तों लिटरेरी पैसेजेस जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप DSSB का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे KVS का एग्ज़ाम दे रहे हो, NVS का एग्ज़ाम दे रहे हो, UPTGT की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। लिटरेरी पैसेजेस अधिकतर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जिनको करने में एस्पिरेंट्स को बहुत सारी परेशानियां होती हैं। कैसे लिटरेरी पैसेजेस करें, क्या तरीका होना चाहिए, और इसके साथ साथ एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको आज समझाने वाला हूं लिटरेरी पैसेज। सबसे पहले तो आप ये समझिए कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट है। ये एक तो होता है प्रोज कॉम्प्रीहेंशन, ये है आपका पोएट्री कॉम्प्रीहेंशन यानी कि लिटरेरी कॉम्प्रीहेंशन। इसमें क्या होता है, आपको किसी भी पोइट्री का, किसी भी पोएम का एक पैसेज दे दिया जाता है और हो सकता है छोटी पोएम है तो पूरी पोएम ही दे दी जाए और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट कहाँ बनता है कि कैसे आप इनको करें। देखो वो तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है कि अगर आपका पढ़ा हुआ पैसेज आ जाए, यानी कि वो पोएम जो आप ऑलरेडी कभी पढ़ चुके हैं वही पोएम आपको एग्जाम में मिल जाए और उससे क्वेश्चंस पूछ लिए जाए, ये तो बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन इन केस वो पोएम ना आए एग्जाम में तो कैसे करें। पहली कोशिश ये करनी चाहिए, कभी भी आप लिटरेरी पैसेज कर रहे हैं तो सबसे पहली कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आप उस पोएम को पहचानिए, उस पोएम को पढ़िए कि ये कहना क्या चाहता है। आखिर जो पोइट है इसका सब्सटेंस क्या है, इस पैसेज का, इसकी थीम क्या है, उसको जानना बहुत जरूरी है। इन केस आपका बिल्कुल भी पढ़ा हुआ नहीं आता है और उससे भी पहली कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें ये एफर्ट लगाने चाहिए कि कहीं हमने इस पैसेज को पहले कभी पढ़ा तो नहीं है, कहीं किसी पोएम का तो नहीं है। इन केस कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ पोएम्स अपनी पीछे पढ़कर आए हुए होते हैं और वो थोड़ी सी धूमिल सी हो जाती हैं, तो उनको आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, फिर आप इसका सब्सटेंस देखिए कि पोएम का, इस पैसेज का सब्सटेंस क्या है, इसमें पोइट क्या कहना चाहता है। फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको केयरफुली पढ़ना होता है एंड देन यू हैव टू आंसर। फिर उसके बाद उसका आंसर देना होता है। तो पैसेज को समझना, ये नहीं कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देख के फिर जैसे बचपन में आप करते थे ना कि उसका छोटा सा पार्ट कहाँ मिल गया और पैसेज में ढूंढने लगते थे, वैसा करते हैं। वो चीज नहीं करनी। सबसे पहला पर्पस, चाहे वो प्रोज का कॉम्प्रीहेंशन हो चाहे पोएट्री का हो, सबसे पहला आपका जो वर्क है वो यही होना चाहिए कि आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि एटलीस्ट किस बारे में है। तब क्वेश्चंस पर आए, उनको समझें, फिर आपको पता चल जाएगा कि पैसेज में मैंने इस जगह इस बात को पढ़ा था, इससे रिलेट करती है ये बात, तब उसके आंसर्स आपको देने हैं। तो ये कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस मैं आपको कराने जा रहा हूं। आपको एटलीस्ट 20 पैसेजेस मैं कराऊंगा जिससे आपकी पकड़, आपकी जो लिटरेरी पैसेजेस हैं उनको लेकर अच्छी हो जाए। फिर उसके बाद प्रोज के अनसीन पैसेजेस यानी कि कॉम्प्रीहेंशन प्रोज का जो होता है उस पर भी हम चलेंगे, लेकिन पहले इधर बढ़ते हैं। देखिए, it is an ancient mariner and he stopped one of three by the long grey beard and glittering eyes. Now wherefore stopp'st thou me? The bridegroom's doors are opened wide and I am next of kin. देखो यहां पर आप, अभी मैं ये नहीं बताने वाला आपको कि ये कौन सी पोएम का है, पहले हम उस वे में चलते हैं कि आपको पता ही नहीं कि पोएम कौन सी है, तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि कह क्या रहा है। इट इज एन एंशिएंट मैरिनर, एंशिएंट मैरिनर यानी कि एक प्राचीन, एक पुराने समय का एक नाविक है। ही स्टॉप यानी कि उसने रोका है, किसको? वन ऑफ थ्री, तीन में से किसी एक को रोक दिया भाई उसने। बाय द लॉन्ग ग्रे बियर्ड यानी कि किसके, उसकी जो दाढ़ी है वो कैसी है, वो लंबी है और कैसी है, सफेद है, सफेद रंग की है। एंड ग्लिटरिंग आइज, और उसकी आंखें कैसी हैं, ग्लिटरिंग है, जैसे बिल्ली बिलोटे की आंखें होती है चमचमाती हुई सी, दूर से चमक जाती है, कंजी सी आंखें, तो वैसी उसकी आंखें हैं। एंड नाउ वेयरफॉर स्टॉप्स दाउ मी,
यानी कि वो व्यक्ति जिसको उसने रोका है वो उससे क्या कह रहा है, भाई तुमने मुझे क्यों रोका। द ब्राइडग्रूम्स डोर्स आर ओपन वाइड एंड आई एम ऑफ किन। वो क्या कहते हैं कि जो ब्राइडग्रूम के डोर है वो खुले हुए हैं, एंड आई एम नेक्स्ट ऑफ किन, और किन मतलब रिलेटिव, सो ही इज वन ऑफ द रिलेटिव्स। सो इससे हमें क्लियर हो गया, देखो मैंने जो आपको बात बताई थी वही चीज है, समझना जरूरी है पैसेज को। यहां पर हमें क्लियर ये हो गया कि भाई यहां पर कोई वेडिंग गेस्ट है जो किसी वेडिंग को अटेंड करने जा रहा है, ब्राइडग्रूम की तरफ से है वो, और वो क्या कहता है कि मैं नेक्स्ट किन हूं, यानी कि मैं एक रिलेटिव हूं जो कि उस वेडिंग फंक्शन को, वेडिंग फीस्ट को अटेंड करने जा रहा हूं। लेकिन यहां पर उसको एंशिएंट मैरिनर ने रोक लिया, और वो आगे क्या कहता है देखिए, द गेस्ट आर मेट द फीस्ट इज सेट। द गेस्ट आर मेट यानी कि जो मेहमान हैं वो आ चुके हैं, एंड द फीस्ट इज सेट, और दावत जो है, फीस्ट मतलब दावत, दावत जो है वो तैयार है। mayest हियर द मैरिड इन, he holds him with his skinny hand, कि क्या तुम्हें वो जो शादी की जो आवाजें हैं, जो सहनाइयों की आवाजें हैं, वो आपको सुनाई नहीं दे रही। he holds him with his skinny hand, लेकिन वो जो व्यक्ति है, ही मतलब वह व्यक्ति कौन, मैरिनर, जो नाविक है, वो उसको पकड़ लेता है कैसे, स्किनी हैंड। स्किनी हैंड जो लचीली सी जो खाल होती है, यानी कि जो बुजुर्ग व्यक्तियों की जो स्किन होती है, ठीक है ना, जो स्किनी जिसको बोलते हैं, स्किनी हैंड से वो उसको पकड़ लेता है। देयर वॉज अ शिप कॉथ ही, उसने कहा एक जहाज था। क्या कहा, जहाज था। इट मीन्स दिस मैरिनर इज गोइंग टू नरेट समथिंग अबाउट अ शिप, किसी जहाज के बारे में ये मैरिनर कुछ बताना चाह रहा है। होल्ड ऑफ अनहैंड मी ग्रे बेयर्ड लून, बूढ़े दाढ़ी वाले, सफेद दाढ़ी वाले वृद्ध व्यक्ति, मेरे हाथ को छोड़ दो। एट सून हिज हैंड ड्रॉप थी, तुरंत ही उसने उसके हाथ को छोड़ दिया। जब उस व्यक्ति ने, उस गेस्ट ने उससे ये कहा कि ये बूढ़े व्यक्ति मेरे हाथ को छोड़ दो, तो तुरंत ही उसने उसके हाथ को छोड़ दिया। ही होल्ड्स हिम विद हिज ग्लिटरिंग आई, लेकिन यहां पर उसने उसको थामे रखा, पकड़े रखा, किससे, विद हिज ग्लिटरिंग आईज, अपनी चमचमाती हुई आंखों से उसने उसको पकड़ लिया, यानी कि देयर वाज समथिंग एन्चेंटिंग इन हिज आईज। द वेडिंग गेस्ट स्टूड स्टिल, और जो वेडिंग गेस्ट था बिल्कुल बेचारा बिल्कुल शांत खड़ा रहा, एंड लिसन्स लाइक अ 3 years चाइल्ड, और एक 3 साल के बच्चे की तरह वो खड़ा हो गया। और द मैरिनर हैथ हिज विल, और जो मैरिनर था फिर उसने अपनी जो बात वो रखी, उसके सामने अपनी बात कही। तो दोस्तों ये जो आपने पैसेज अभी आपने देखा, आपने जो पोएम देखी, देखिए इसके बारे में एक बार फिर से समझिए, फिर हम आगे चलेंगे। किस बारे में, ये आपको पता ही चल गई कि किस बारे में है। तो ऐसे पढ़ना, ऐसे समझना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहली चीज कि एक कौन था, बूढ़ा प्राचीन नाविक था, पुराना एक नाविक था, उसने एक वेडिंग गेस्ट को अपनी लॉन्ग ग्रे बियर्ड से और ग्लिटरिंग आइज से रोक लिया। तो उस गेस्ट ने उससे पूछा, भाई तुमने मुझे क्यों रोका, ब्राइड ग्रूम के जो डोर है वो ओपन है और मैं एक रिलेटिव हूं, क्या तुम्हें वो शादी की जो आवाजें हैं वो सुनाई नहीं दे रही हैं। और वो, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने उसको अपने हाथ से पकड़ लिया और उसने कहा एक जहाज था। उसने कहा कि भाई मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, बूढ़े व्यक्ति मुझे जाने दो। तुरंत ही उसने उसका हाथ छोड़ दिया, लेकिन अपनी ग्लिटरिंग आइज से उसने उस वेडिंग गेस्ट को थाम लिया और उस वेडिंग गेस्ट को 3 साल के बच्चे की तरह, जैसे 3 साल का बच्चा कहानियों का शौकीन होता है अक्सर, तो उसकी तरह उसको उसकी बात सुननी पड़ी और उसने अपनी बात उसके सामने रखी। तो दोस्तों ये जो पैसेज आपने पढ़ा, ये मैं आपको बता दूं कि इनकेस जब आपको नहीं पता तो उस कंडीशन में मैं आपको बता रहा हूं कि ये राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, ये पोएम है बाय एस.टी. कॉलरिज, ठीक है ना, एस.टी. कॉलरिज के द्वारा, जिनका पूरा नाम है सैमुअल टेलर कॉलरिज, जो कि रोमांटिक एज के बहुत बड़े एक पोइट रहे हैं। इनके बायोग्राफिया लिटरेरिया को आपने पढ़ा हो, जिसमें इन्होंने, इनके क्रिटिकल ओपिनियन हमें देखने को मिलते हैं, और एज ए क्रिटिक भी बहुत बड़े क्रिटिक भी रहे हैं एस.टी. कॉलरिज।
और ये कंटेम्प्रेरी क्रिटिक और पोइट रहे हैं वर्ड्सवर्थ के, विलियम वर्ड्सवर्थ के। और सबसे बड़ी बात, विलियम वर्ड्सवर्थ के क्लोज फ्रेंड भी एसटी कॉलेज माने जाते हैं। लेकिन अगर जो हम इनके वर्किंग स्टाइल की बात करें, इनके पोइट्री के लिखने के स्टाइल की बात करें, राइटिंग स्टाइल की बात करें, तो दोनों जो हैं वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलेज दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिखाई पड़ते हैं। अगर जो हम वर्ड्सवर्थ की बात करते हैं तो वर्ड्सवर्थ इज द पोइट ऑफ नेचर। वो कैसे पोइट है? वो नेचर के पोइट है। ऑन द अदर हैंड एसटी कॉलेज इज ऑल्सो पोइट ऑफ नेचर, ये भी नेचर के पोइट है। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू, फिर भी एक अंतर है इन दोनों के बीच में। नेचर को लेकर, प्रकृति को लेकर क्या अंतर है? वो अंतर ये है कि ऑन द वन हैंड कि वर्ड्सवर्थ राइट्स अबाउट द नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर। किसके बारे में लिखते हैं वो? नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर के बारे में लिखते हैं। उनके लिए नेचर जो है वो मदर है, उनके लिए नेचर एक सिस्टर है, उनके लिए नेचर एक प्रीचर है, उनके लिए नेचर एक टीचर है। वो इस एंगल से नेचर को लेते हैं। इट मीन्स ही हैज पर्सोनिफाइड नेचर। बट ऑन द अदर हैंड वी फाइंड एबनॉर्मेलिटी of nature in the poetry of S.T. Coleridge. That is the main difference. ये एक मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में, एस.टी. कॉलेज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। Here we find the supernatural elements in the concept of nature. एस.टी. कॉलेज की पोएम में आपको सुपर नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर देखने को मिल जाएंगे, यानी कि नेचर को उन्होंने बहुत ज्यादा कैसा कर दिया है? सुपर नेचुरल कर दिया है। तो अब समझिए, अब हम सीधे आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये तो क्लियर हुआ पैसेज तो आपको? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विद द एंशिएंट मैरिनर दैट एनेबल्स हिम टू होल्ड द वेडिंग गेस्ट? भाई वो कौन सी चीज थी जिससे वेडिंग गेस्ट को उसने रोक लिया था? कैसे रोक लिया था भाई? कौन सा मेन फैक्टर था जिससे उसने उस वेडिंग गेस्ट को रोक लिया था? आपने पढ़ा ही था, पोएम में आपने देखा था, विद हिज ग्लिटरिंग आईज। ग्लिटरिंग आईज से रोका था ना, जैसे लाइंस में आई थी, तो आप देख सकते हैं। तो ग्लिटरिंग आईज, दिस वन इज द राइट आंसर। तो ये आपका राइट हो जाएगा। देखो, आप पैसेज ढंग से पढ़ोगे तो आप आंसर भी प्रॉपर दे पाओगे। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कंपेयरिंग द वेडिंग गेस्ट टू अ 3 years चाइल्ड? एक उस वेडिंग गेस्ट को 3 साल के बच्चे के रूप में कंपेयर करने का क्या सिग्निफिकेंस हमें यहां पर देखने को मिलता है? एज पर द ऑप्शंस। नंबर 1, अ 3 years चाइल्ड इज इनोसेंट। 3 साल का बच्चा एक इनोसेंट होता है। ही इज अफ्रेड ऑफ स्ट्रेंज मैन। वो जो स्ट्रेंज मैन होते हैं उनसे डरा हुआ होता है। इसके अलावा He is fond of listening to stories. वो कहानियां सुनने का शौकीन होता है। He cannot run away from grown up man. वो जो grown up man है उनसे नहीं भाग सकता। तो जनरली हम देखते हैं कि जो 3 साल का जो बच्चा होता है उसको कहानियां सुनना पसंद होता है। वो कहानियां सुनना चाहता। आपने देखा होगा घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो आपसे अक्सर कहते हैं कि मुझे कहानी सुना दो, और कहानी की जिद भी करते हैं। और तरह तरह की कहानी, कभी कभी आपके पास कोई कहानी होती भी नहीं है ना, तो आप क्या करते हैं? मन घड़ंत कहानी किससे बना देते हैं और बच्चे को मतलब सुना देते हैं या सुला भी देते हैं सुनाकर। तो इस तरह से वो बच्चा, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस जो 3 साल का बच्चा होता है वो कहानियां सुनने का शौकीन होता है। Which among the following is not an argument presented by the wedding guest? इनमें से कौन सी चीज, ये क्वेश्चन पर गौर करना है। कभी कभी क्या होता है कि आप क्वेश्चन को पढ़ने में गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को समझते हुए चलना है। Which among the following is not an argument presented by the wedding guest? इनमें से कौन सा आर्ग्यूमेंट है जो वेडिंग गेस्ट के द्वारा प्रेजेंट नहीं किया गया? The wedding guest is a close relative of the bridegroom. कहा था, देखो क्या कहा था? I am one of the next kin. कि मैं क्या हूं? मैं एक नेक्स्ट किन हूं, मैं रिलेटिव हूं। सो इज दैट क्लियर? ये तो कहा गया भाई उन्होंने कहा। दूसरा,
हिज पार्टिसिपेशन इन सम सेरेमनीज इज एसेंशियल, कि उसका जो पार्टिसिपेशन है कुछ और सेरेमनीज में भी उसे जाना है, वो एसेंशियल। क्या ऐसी बात कही थी? आगे देखते हैं। मैरी मेकिंग इज ऑलरेडी गोइंग ऑन, उसने कहा था कि जो शादी का फंक्शन है वो चल रहा है, ये भी बात कही थी। देखो ये भी बात कही थी। अदर गेस्ट हैव ऑलरेडी अराइव्ड, द गेस्ट आर मेट एंड वेडिंग फीस्ट इज सेट, यू रिमेंबर द लाइन। तो ये भी बात कही थी। तो क्या नहीं कहा? ये नहीं कहा कि उसे कहीं और फंक्शंस में भी जाना है, कुछ और सेरेमनीज भी अटेंड करनी है एसेंशियल। तो ये दिस ऑप्शन इज द राइट वन, ये ऑप्शन हमारा सही यहां पर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? आ रहा है समझ में? दोस्तों अगर समझ में आ रहा हो, क्लास अच्छी लग रही हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बस केवल एक आस लगाए बैठे हैं भाग्य की, कि भाग्य कब उदय होगा, कि मेरी जो रेखाएं हैं वो कब मेरा भाग्य जो है वो लिखेंगी, कब मेरी रेखाएं बदलेंगी, कब मेरा भाग्य बदलेगा, कब कोई चमत्कार होगा। वो चमत्कार के चक्कर में बैठे हैं। प्रसाद बोल देते हैं, भाई देवी माँ का प्रसाद है, भोले बाबा का प्रसाद है, अच्छी बात है, प्रसाद चढ़ाओ, आस्था रखो भगवान में। लेकिन आप ये सोचिए, ये जो चमत्कार है, ये जो भाग्य उदय है, ये होगा कैसे? क्या आपके खाली बैठने से हो जाएगा? क्या बिना प्रयत्न करने से हो जाएगा? हमारी जो असली शक्ति होती है, हमारी जो एक पार होती है, हमारी जो एक ऊर्जा होती है, वो हमारे अंदर होती है। लेकिन हम में से अधिकांश लोग क्या करते हैं? उस ऊर्जा को भूल जाते हैं, उस ऊर्जा को यूटिलाइज नहीं करते, उस एनर्जी को यूज नहीं करते। और उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट ये होता है कि आप जो चाहते हैं वो सपना पूरा नहीं हो पाता, यानी कि रिजल्ट में कन्वर्ट ही नहीं हो पाता। तो अपनी उस शक्ति को पहचानिए, अपनी उस ऊर्जा को पहचानिए, और वो जो चमत्कार जिसकी आप आस लगाए बैठे हैं वो चमत्कार करके दिखाइए ना। मेहनत के बिना किसी को कुछ नहीं मिला है, और अच्छी तरह से मेहनत करोगे, अच्छा फल मिलेगा। आप बाजार से आटा लेकर आते हैं, और अच्छी किस्म का आटा लेकर आते हैं तो रोटी भी अच्छी बनती है, अच्छी तरह से फूलती है और खाने में भी स्वादिष्ट लगती हैं। लेकिन आटा ही अच्छा नहीं है तो क्या रोटी अच्छी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना। तो कहने का मतलब यही है कि अगर जो प्रयत्न ही नहीं है, कोशिश ही नहीं है, और एक अच्छा प्रयास ही नहीं है, तो रिजल्ट भी, परिणाम भी अच्छा नहीं आने वाला। तो यह अब आपके हाथ में है कि आपको किस तरह से बढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। द एंशिएंट मैरिनर इज ये एंशिएंट मैरिनर क्या है? यंग मैन है क्या? भाई यंग मैन तो नहीं है। अब मिडिल एजेड मैन है, एक मिडिल एजेड मैन है। क्या मिडिल एजेड दिखाया गया है? नहीं दिखाया गया ना। ग्रे बियर्ड लून, एक बूढ़ा आदमी है, वो सफेद दाढ़ी वाला है। तो एन ओल्ड मैन, ऑब्वियसली ही इज एन ओल्ड मैन। इट इज नॉट क्लियर फ्रॉम द टेक्स्ट, टेक्स्ट से क्लियर नहीं है। नहीं, टेक्स्ट क्लियर है, लाइन आती है बिल्कुल। ग्रे बियर्ड लून आपने पढ़ी होगी। तो एन ओल्ड मैन, तो वो एक ओल्ड मैन है। इज दैट क्लियर? आगे देखिए, द मैरिनर स्टोरी इज रिलेटेड टू, जो मैरिनर की कहानी है वो किससे रिलेट करती है? किस चीज से रिलेट करती है मैरिनर की कहानी? एक जहाज से रिलेट करती है, एक जाइंट से रिलेट करती है, फेरी से रिलेट करती है, फॉरेस्ट से रिलेट करती है। आपने इस पैसेज में एक लाइन पढ़ी होगी, ही क्वाथ देयर वाज अ शिप, उसने कहा एक जहाज था। इट मींस इट इज ऑल अबाउट अ शिप। किसके बारे में है? शिप के बारे में है। तो ये हमारे क्वेश्चंस हुए लिटरेरी पैसेज को लेकर। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट जरूर करना। इसके साथ साथ अगर आप यूपी टीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो आप नोट्स, जो स्पेसिफिक नोट्स हैं, जो कि 16 इयर्स का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, उसका रिजल्ट है, उसका परिणाम है, कठिन मेहनत का परिणाम है, बहुत मेहनत से बनाए गए हैं। वो नोट्स आपके लिए तैयार किए गए हैं। यूपी टीजीटी में आपको पता है कि 4 राइटर्स हैं, ठीक है ना। 4 राइटर्स को आपको तैयार करना है। इसके अलावा आपको लिटरेरी टर्म्स को तैयार करना है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को तैयार करना होता है, फिगर्स ऑफ स्पीच को तैयार करना होता है। तो उन सभी को,
उसमें इंक्लूड किया गया है उन नोट्स में। और वो नोट्स ऐसे ही नहीं कि मतलब कि केवल राइटर के बारे में यूपी टीजीटी में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं वही उसमें डाल दिए हो, नहीं, प्रीवियस ईयर्स में सारे क्वेश्चंस जो आए हैं वो तो हैं ही उसका पार्ट। इसके अलावा टेक्स्ट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो भी उसमें है, जो कॉट्स होती हैं वो भी उसमें है, क्रिटिकल कमेंट्स जो होते हैं वो भी उसमें हैं। और इसके साथ साथ ऑल ओवर इंडिया जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, अगर उन एग्जाम्स में इन 4 राइटर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो उनको भी हमने इन नोट्स में इंक्लूड किया है, ताकि कहीं से कुछ रह ना जाए, कुछ छूट ना जाए। इतने स्पेशल 1 लाइनर नोट्स, 1 पॉइंट टू पॉइंट नोट्स स्पेसिफिक होते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। जब आपने टेक्स्ट को डेप्थ में पढ़ा होता है, अच्छी तरह आपने क्लासेस अटेंड की होती हैं, आपके पास एक स्टडी मटेरियल है पढ़ने का, तो उसका भी हमने इंतजाम किया है कि डेप्थ में और डिटेल में कैसे पढ़ें। तो उसके लिए एक स्कीम निकाली है, जो नोट्स हमारे 2000 रुपए के हैं वो आपको उसके साथ क्लासेस फ्री मिल जाएंगी, यानी कि नोट्स भी मिलेंगे और क्लासेस भी मिलेंगी। तो डेप्थ स्टडी के लिए क्लासेस हो गई, पूरा रिकॉर्डेड कोर्स हो गया, इसके अलावा लाइव रिवीजन सेशन हो गए इसमें। तो वो आपके आपके आपको एड्रेस पर भेज जाएंगे जो आपके नोट्स हैं हार्ड कॉपी में, और जो क्लासेस हैं उनको आप रिकॉर्डेड मोड पर आप देख सकते हैं, और लाइव जो हमारा डिस्कशन होता है, जो लाइव क्वेश्चन आंसरिंग होती है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए केवल और केवल 2000 रुपए का एक छोटा सा अमाउंट आपको पे करना है। इसमें आपके हार्ड कॉपी में जो नोट्स हैं वो आपके घर पर भेजे जाएंगे, और जो रिकॉर्डेड सेशन है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। अब कैसे मिलेंगी ये, आपको कोर्स कैसे परचेज करना, तो इसके लिए आप मुझे मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9756055255, ठीक है ना। इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आपको किस तरह से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं उसकी पूरी डिटेल आपको सेंड कर दी जाएगी। लेकिन कभी भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नई नई तैयारी करने के लिए बैठते हैं और अभी बीएड किया है और वो सोचते हैं कि मैं कैसे तैयार कर पाऊंगा, कैसे आगे पढ़ूंगा। बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर जो आप डरोगे तो शायद फिर कभी नहीं करोगे। आपने शेक्सपियर की वो लाइंस तो सुनी होंगी, जूलियस सीजर से हैं, कवर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ बट वैलिएंट नेवर टेस्ट द डेथ बट वंस। जो कायर होते हैं ना, वो अपनी मृत्यु से पहले न जाने कितनी मौतें मरते हैं, लेकिन जो बहादुर व्यक्ति होता है वो उस मृत्यु का रसपान करता है, एक बार उस मृत्यु को चखता है। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको बार बार मरते रहना है या फिर एक वन शॉट खेलना है, तो वो आपके हाथ में है। तो दोस्तों, अपनी तैयारी करिए, मन से करिए, लगन से करिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।